मैं हनुमान साय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय वैर, जिला भरतपुर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य पेपर सेकंड रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल की शेष विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने लगभग 7-8 विशेषताओं पर चर्चा की है और इसका जो कला पक्ष है और कुछ पापक्ष में कुछ विशेषता छूट गई है। उनमें एक विशेषता है लोक दर्शन। रीतिकाव्य दरबारी वातावरण में फला फूला था। इन्होंने सामंती जीवन दर्शन को ही अपने काव्य का आधार बनाया। इनके काव्य कलेवर में केवल सामंती जो लोक जीवन है उसका ही इन्होंने वर्णन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके सीमित लोक जीवन के प्रशंसा करते हुए कहा है, कवियों ने दुनिया को अपनी आंखों से देखने का कार्य बंद नहीं किया, बल्कि न्याय का भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चित्र आ सकता था, इस काल का उतना चित्रण निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। इतना दोष जरूर है कि ये चित्र असंपूर्ण और विच्छिन्न है। इस प्रकार रीतिकाल के लोक दर्शन के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। वो कहते हैं, उनका आधार फल इतना सीमित है, उनका आधार फलक इतना सीमित है कि जीवन की अनेक रूपता के लिए स्थान नहीं है। उस पर अंकित जीवन चित्र भी स्वभावतः एकांगी है, परंतु उसमें एक मधुर रमणीयता, मन को विश्राम देने का सुख अवश्य है। स्पष्ट है, सामान्य जीवन को अंकित करने की ओर इनका ध्यान नहीं गया। यह अभाव निश्चय ही खलने वाला है। तो मूलतः दरबारी कवि थे, इसलिए दरबारी वातावरण से बाहर निकले नहीं। केवल राज दरबार में जो कुछ हो रहा था वही इनकी रचनाओं में वही लोक जीवन आया है। जन सामान्य का लोक जीवन इसमें नहीं आया है। ये बात निश्चित रूप से खलने वाली है। फिर भी जो कुछ उन्होंने सीमित जो सामंती जीवन दर्शन लोक जीवन के बारे में लिखा है, वो भी बड़ा ही मनोरम और रमणीय है। ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ये वापक्ष की थी, जिसमें संगारिकता है, रीति निपुण है, आचार्य प्रदर्शन है, अलंकारों के प्रति रुझान है, भक्ति भावना है, वीर काव्यों का प्रणयन है, लोक जीवन है और नीति निरूपण है। ये रीतिकाल की जो कविता है उसके भाव पक्ष को ये सबलता प्रदान करता है। कला पक्ष की दृष्टि से भी रीतिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कला पक्ष की, उसमें सबसे पहले हम भाषा पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल के काव्य में प्रमुखतः ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। भक्ति काल से ही ब्रज भाषा कवियों की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा के मधुर और सरस रूप में कृष्ण काव्य को जो सौष्ठव दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के 90% कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की। कवियों ने ब्रज भाषा की सुकुमारता की पर्याप्त रक्षा भी की है। अतः रीतिकाल की ब्रजभाषा भक्ति काल की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ और परिष्कृत है। बिहारी, घनानंद, केशव, बोधा,
देव जैसे कवि हाथों में पढ़कर मंजकर ये भाषा चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की भूमिका में उस काल की भाषा के बारे में लिखा है। उनके काम में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं मिलती जिसमें माधुर्य नहीं है, जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गुंफन में उन्होंने कहीं भी त्रुटि नहीं की है। संगीत के रेशमी तारों से इनके छंद माणिक मोती की तरह गुंथे हुए हैं। नागरिकता और मैश्रणता इस काल की भाषा का प्रमुख तत्व है। तो जो भाषा है वो मूलतः ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा का भी प्रौढ़ और परिष्कृत रूप इनकी कविता में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त कवियों ने शायद दरबारी वातावरण के कारण अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। आंचलिक भाषाओं का भी प्रभाव यत्र तत्र दिखाई पड़ता है। तो साथ में ये भाषा थी, लेकिन मूल भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा में ही इस सारे काव्य लिखे गए हैं। अगली विशेषता है छंद योजना। भक्ति काल में मूलतः पदों में रचना हुई है। कवित सवैयों में भी भक्ति भावना संबंधित उन्होंने काव्य लिखा है। लेकिन रीतिकाल में कवित, सवैया एवं दोहे जैसे छंदों को ही अधिक प्रशय मिला है, महत्व दिया गया है। श्रृंगार के लिए सवैये से अधिक उपयुक्त दूसरा छंद नहीं हो सकता, पर बिहारी ने तो दोहा जैसे छोटा छंद अपनाकर कमाल ही कर दिखाया। वीर रस के लिए कवित्व के अनेक रूप अधिक उपयोगी होते हैं। वैसे इसमें श्रृंगार की रचना हो सकती है और हुई। नीति आदि के लिए दोहा बहुत उपयुक्त छंद माना जाता है। इन सब के अलावा अन्य छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो मूलतः दोहा, बिहारी ने दोहा में अपनी बिहारी सतसई लिखी है, और उन दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। दोहे छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें इतना अर्थ भर दिया कि इसलिए उन दोहों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अर्थ बहुत ज़्यादा, इसलिए उन दोहों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अलंकार योजना। मिश्र बंधुओं ने इस युग को अलंकृत काल कहा है। शायद उनका ध्यान अलंकारों पर बहुत ज़्यादा था। वो कहते हैं कविता के अलंकरण की प्रवृत्ति के आधार पर इस युग को अलंकार कहना चाहिए। इसलिए अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस युग में हुआ है। और केशवदास तो अलंकारवादी थे ही। उनके वो अलंकारों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना चाहते थे, उक्ति वैचित्रता लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा है, जद्भी सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजई कविता बनिता मीत। ऐसे में हमें देख सकते हैं इस युग में अलंकारों का अतिशय प्रयोग करने के कारण इस युग को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। इन कवियों ने प्रमुखतः उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, प्रतीप, असंगति, विरोधाभास, अन्योक्ति, सांगरूपक आदि अलंकारों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। असंगति का एक उदाहरण है बिहारी का, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं ये रीति। तो इसमें असंगति अलंकार को बड़े ढंग से इस दोहे में कवि बिहारी ने उसका प्रयोग किया है। आगे जो विशेषता है वो काव्य रूप है, क्योंकि ये सारे जो कवि थे वो दरबारी वातावरण में रहते थे, और जो राजा महाराजा थे उनको प्रसन्न करने के लिए
उनकी प्रशस्ति गाने के लिए या उनकी जो मनोवृत्ति थी उसको उद्दीपित करने के लिए ये काव्य रचना करते थे। तो मूलतः उनके पास इतना समय नहीं था कि बड़े बड़े जो प्रबंध काव्य हैं उनको वो सुन सके। इसलिए मूलतः इस युग में काव्य का रूप मुक्तक ही रहा है। वास्तव में इस समय के उत्तेजक एवं वासना में दरबारी वातावरण की दृष्टि से मुक्तक काव्य शैली का चयन उपयुक्त भी था। युग की बन चुकी मानसिकता में कविता के नाम पर लंबे लंबे प्रबंध काव्यों को सुनने का न तो समय ही था और न साहस एवं धर्म ही था। यहाँ तो द्रुपद की एक ऐसी तान की अवस्था थी जो एक ही स्वर लय में मुखर होकर श्रोता को अभिभूत कर सके। इसलिए मुक्तक काव्य को ही मूलतः प्रेस से मिला और प्रबंध काव्य लिखे गए, जिसमें केशव की रामचंद्रिका और वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्न बावनी और भी कुछ प्रबंध काव्य लिखे गए। तो लेकिन जितनी सफलता इन कवियों को मुक्तक काव्य में मिली है उतनी प्रबंध काव्य में नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो केशव की रामचंद्रिका के बारे में कहते हैं कि इसको प्रबंध काव्य कहने में संकोच होता है, ऐसा लगता है जैसे अलग अलग जगह से कथा उठा ली हो। तो इनको मूलतः प्रबंध काव्य में ही इनको सफलता मिली है। इस तरह रीतिकाल की समस्त प्रवृत्तियों की विवेचना करने के बाद हम सार रूप में डॉक्टर भगीरथ मिश्र की इस परिभाषा को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फलता फूलता सुगर रूप ही उन्हें प्रिय हैं। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः उनके जीवन में इतने घोर रूप में विद्यमान था कि काव्य में भी उसको उतारकर नैराश्य और निवृत्ति की भावना को जगाना नहीं चाहते। उसमें जीवन का एक ही स्वरूप, एक ही पक्ष को लिया। उसके चित्रण में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। उनके समस्त वैभव और विलास के चित्रण में उन्होंने कलम ही तोड़ दी। तो निष्कर्ष रूप में हम डॉक्टर भगीरथ मिश्र की परिभाषा ले सकते हैं। ये रीतिकाल का भाव पक्ष इतना सबल नहीं है क्योंकि वो एकांगी है, वो सामांती वातावरण का उसमें चित्रण किया है। और जब उनसे परेशान हो जाते, जब वो काव्य लिखते थे, वो एक आ जाए कि वो संस्कृत जो काव्य शास्त्र थे उनको पढ़ कर वो काव्य शास्त्र रचे जा रहे थे। इसलिए एक नई परंपरा थी उन्होंने डाली। ये संतुष्ट नहीं थे कवि, ये न चाहते उस सामान्य जो मानसिकता जिसको ढोए चले आ रहे थे। लेकिन इसका जो कला पक्ष है वो उसको हिंदी साहित्य में सोने को कहते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा थी या जो अलंकार है या जो छंद योजना है या जो काव्य का मुक्तक रूप है वो और युगों के बजाय अधिक प्रौढ़ और परिपक्व है। इसलिए इसका कला पक्ष कहीं ज़्यादा समृद्ध है। इस तरह रीतिकाल की जितनी भी विशेषताएं थी, जो मुख्य थी, उन सब पर हमने आज चर्चा की है। और इसके बाद फिर हम अब जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कवि हैं जिनमें केशवदास है, उसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।